हमारे आज के पिटारे में है बिपिन चंद्रा की किताब हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया का एक हिस्सा। और हम बात करने वाले हैं 1757 से 1857 के उस दौर की जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया। हाँ, और ये जो 100 साल का दौर है ये बहुत ही दिलचस्प है। बिल्कुल। हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे एक कंपनी जो यहाँ सिर्फ व्यापार करने आई थी, उसने आखिर ऐसा क्या किया कि देखते देखते पूरे भारत पर उसका राज हो गया। ये दुनिया की पहली और शायद सबसे बड़ी कॉरपोरेट टेकओवर की कहानी है। तो चलिए बंगाल से शुरुआत करते हैं, उस समय का सबसे अमीर सूबा। सबसे अमीर और सबसे उपजाऊ। और यहीं पर 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई, जिसे ब्रिटिश राज की नींव माना जाता है। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? मतलब सिर्फ एक लड़ाई से तो इतना बड़ा बदलाव नहीं आ सकता। बिल्कुल नहीं, इसकी जड़ें बहुत पुरानी है। एक पुराने शाही फरमान में 1717 वाला। हाँ, 1717 में मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान दिया था। इसके तहत कंपनी को बंगाल में बिना टैक्स दिए व्यापार करने की मतलब पूरी आजादी थी। और वो दस्तक वाला मामला भी यहीं से शुरू हुआ। हाँ, वो अपने सामान की आवाजाही के लिए दस्तक यानी पास भी जारी कर सकते थे। और यहीं से आप कह सकते हैं टकराव की शुरुआत हुई। अच्छा, तो ये दस्तक ही असली वजह थी? वजह ये थी कि कंपनी के कर्मचारी इन दस्तकों का गलत इस्तेमाल करने लगे थे अपने निजी व्यापार के लिए। अपने निजी व्यापार के लिए। अब सोचिए, इससे बंगाल के नवाब को राजस्व का कितना भारी नुकसान हो रहा होगा। और जो भारतीय व्यापारी थे उन्हें तो टैक्स देना पड़ता था। मतलब ये तो एक अनफेयर एडवांटेज था। पूरा खेल ही एक तरफा हो गया था। बिल्कुल। और बंगाल के सभी नवाब, मुर्शीद कुली खान से लेकर अली वर्दी खान तक, सब इसका विरोध करते रहे। और फिर 1756 में सिराज उद दौला नवाब बने और यहीं से शायद मामला बिगड़ गया। हाँ, सिराज युवा थे। उन्होंने कंपनी से साफ साफ कह दिया कि वो पुराने नियमों के तहत ही व्यापार करें। लेकिन तब तक शायद अंग्रेजों का आत्मविश्वास बहुत बढ़ चुका था। बहुत ज्यादा। वो दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों को हराकर आए थे, तो उन्होंने नवाब की बात मानने के बजाय कलकत्ता में आने वाले भारतीय सामानों पर ही भारी टैक्स लगा दिया। और वो किलेबंदी वाला मामला। हाँ, जब उन्होंने बिना नवाब की इजाजत के कलकत्ता की किलेबंदी शुरू की, तो ये सिराजुद्दौला की संप्रभुता को एक सीधी चुनौती थी। तो प्लासी की लड़ाई हुई, लेकिन सोर्स बताता है कि ये लड़ाई सिर्फ नाम की थी। सही कहा, ये लड़ी ही नहीं गई। नवाब की सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जो मीर जाफर और राय दुर्लभ जैसे गद्दारों के नेतृत्व में था, वो लड़ा ही नहीं। वो बस खड़े होके देखते रहे। हाँ, नतीजा ये हुआ कि अंग्रेजों के सिर्फ 29 सैनिक मारे गए, जबकि नवाब के करीब 500। सिराजुद्दौला को पकड़कर मार दिया गया और मीर जाफर को नया नवाब बना दिया गया। और इनाम के तौर पर इनाम बहुत बड़ा था। कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुफ्त व्यापार का अधिकार मिला और मीर जाफर ने कंपनी और उसके अधिकारियों को मुआवजे और तोहफों के रूप में करोड़ों रुपए दिए। अकेले क्लाइव को 20 लाख रुपए से ज्यादा मिले। बिल्कुल। सोर्स में ब्रिटिश इतिहासकार एडवर्ड थॉमसन और जीटी गैरेट का एक जिक्र है। वो लिखते हैं कि एक क्रांति को अंजाम देना दुनिया का सबसे फायदेमंद खेल बन गया था। मतलब एक सोने का लालच अंग्रेजों के मन में भर गया था। हाँ, और मीर जाफर तो उनके लिए एक सोने की बोरी बन गया, जिसमें वे जब चाहें हाथ डाल सकते थे। लेकिन मीर जाफर भी अंग्रेजों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। तो उन्होंने 1760 में उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया। पर मीर कासिम तो एक योग्य शासक निकला। उसने तो आजाद होने की कोशिश की। हाँ, मीर कासिम ने भ्रष्टाचार खत्म करने की कोशिश की, एक आधुनिक सेना बनाने की कोशिश की। लेकिन सबसे बड़ा कदम उसने तब उठाया जब उसने सभी आंतरिक व्यापार पर लगने वाले टैक्स को ही खत्म कर दिया। वाह, ताकि भारतीय और अंग्रेज व्यापारियों के बीच बराबरी हो। बिल्कुल, लेकिन अंग्रेजों को यह बराबरी मंजूर नहीं थी। उनका मानना था कि बंगाल में 2 मालिक नहीं हो सकते। और इसका नतीजा हुआ 1764 में बक्सर की लड़ाई। हाँ, और ये लड़ाई प्लासी से कहीं ज्यादा फैसलाकुन थी। क्यों? क्योंकि ये एक असली लड़ाई थी। असली लड़ाई थी। और इस लड़ाई में अंग्रेजों ने अवध के नवाब और मुगल बादशाह की मिलीजुली सेनाओं को हराया। तो इस जीत ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का निर्विवाद मालिक बना दिया। बिल्कुल। इसके बाद क्लाइव ने बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था लागू की। ये दोहरी व्यवस्था क्या थी, इसे थोड़ा और समझाएं। ये एक बहुत चालाक व्यवस्था थी। इसमें दीवानी यानी राजस्व वसूलने का अधिकार वो सीधे कंपनी के पास था। और प्रशासन और निजामत यानी प्रशासन और पुलिस वो नवाब के अधिकारियों के हाथ में थी। लेकिन उन अधिकारियों की नियुक्ति भी कंपनी की मर्जी से होती थी। मतलब सत्ता अंग्रेजों के पास, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं। कोई जिम्मेदारी नहीं।
प्रशासन की जिम्मेदारी नवाब और उसके लोगों की थी, लेकिन उनके पास कोई ताकत नहीं थी। और इसका बंगाल के लोगों पर क्या असर हुआ होगा? असर विनाशकारी था। खुद क्लाइव ने लिखा है कि बंगाल जैसी अराजकता, भ्रष्टाचार और लूट किसी और देश में कभी नहीं देखी या सुनी गई। और कंपनी ने तो बंगाल के राजस्व से ही भारतीय सामान खरीदकर विदेश भेजना शुरू कर दिया था। हाँ, जिससे बंगाल का धन तेजी से बाहर जाने लगा। और इसी लूट और कुशासन के कारण 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल पड़ा। जिसमें कहा जाता है कि बंगाल की लगभग एक तिहाई आबादी खत्म हो गई। ये तो बहुत भयानक है। तो बंगाल पर पूरी तरह कब्जा करने के बाद कंपनी का ध्यान दक्षिण और पश्चिम भारत की तरफ गया होगा। बिल्कुल। यहाँ उनका सामना मैसूर के हैदर अली और टीपू सुल्तान से और मराठों से हुआ। और यहाँ भी उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई होगी। हमेशा की तरह वे एक भारतीय शक्ति को दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करते थे। जब मराठों ने 1771 में हैदर अली पर हमला किया तो अंग्रेजों ने वादा करके भी उसकी मदद नहीं की। फिर लॉर्ड वेलेस्ली का दौर आया और उसने इस विस्तार की नीति को एक नया ही रूप दे दिया। वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रणाली यानी सब्सिडरी अलायंस सिस्टम का इस्तेमाल किया। ये एक तरह का जाल था। जाल? सुनने में तो ये सुरक्षा का सौदा लगता है। देखने में सुरक्षा का सौदा था, लेकिन असल में ये अपनी आजादी बेचने जैसा था। कैसे? इस संधि के तहत भारतीय शासक को अपनी सुरक्षा के लिए अपने राज्य में एक ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी। और उसका खर्च भी खुद उठाना पड़ता था। और वो शासक किसी दूसरे राज्य से संबंध नहीं रख सकता था, किसी यूरोपीय को नौकरी पर नहीं रख सकता था। और उसके दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट भी तैनात हो जाता था। हाँ, जो धीरे धीरे राज्य के हर काम में दखल देने लगता था। एक ब्रिटिश लेखक ने लिखा कि यह सहयोगियों को वैसे ही मोटा करने की एक प्रणाली थी जैसे हम बैलों को मोटा करते हैं, जब तक कि वो खाए जाने के योग्य न हो जाएं। और टीपू सुल्तान ने ये संधि स्वीकार नहीं की। बिल्कुल नहीं। टीटू अंग्रेजों को सबसे बड़ा खतरा मानता था और उन्हें भारत से निकालना चाहता था। और इसीलिए 1799 में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने उसे हरा दिया। हाँ, टीपू अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए मारा गया। इसके बाद मराठों की बारी आई। मराठे उस समय आपस में ही लड़ रहे थे और अंग्रेजों ने इसी का फायदा उठाया। बिल्कुल। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने होलकर से हारने के बाद 1802 में अंग्रेजों के साथ बेसिन में सहायक संधि कर ली और इस तरह मराठा साम्राज्य की स्वतंत्रता का अंत हो गया। तो 1818 तक पंजाब और सिंध को छोड़कर लगभग पूरा भारत ब्रिटिश नियंत्रण में आ चुका था। हाँ, कुछ पर सीधा शासन था और बाकी रियासतों पर सहायक संधि के जरिए। फिर लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बनकर आया। उसका मकसद तो ज्यादा से ज्यादा इलाकों को सीधे ब्रिटिश शासन में लाना था। बिल्कुल। और इसके लिए उसने विलय की नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का इस्तेमाल किया। ये क्या नीति थी? राज्य के शासक की बिना किसी स्वाभाविक उत्तराधिकारी की मृत्यु हो जाती थी तो उसके राज्य को गोद लिए हुए बेटे को नहीं सौंपा जाएगा, बल्कि उसका विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया जाएगा। हाँ, इसी नीति के तहत 1848 में सतारा और 1854 में नागपुर और झांसी का विलय कर लिया गया। लेकिन अवध का विलय तो इस नीति के तहत नहीं हुआ था। वहां तो उत्तराधिकारी थे। सही है। अवध के नवाबों पर कुशासन का आरोप लगाया गया और 1856 में उनके राज्य का विलय कर लिया गया। लेकिन सोर्स तो ये बताता है कि अवध की खराब हालत के लिए तो खुद अंग्रेजी जिम्मेदार थे। कुछ हद तक तो थे ही, जो 1801 से ही वहां अप्रत्यक्ष रूप से शासन कर रहे थे। असली वजह शायद ये थी कि अवध मैनचेस्टर में बने सामान के लिए एक बहुत बड़ा बाजार था। और इसी तरह सिंध और पंजाब भी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए। हाँ, सिंध के बारे में तो सर चार्ल्स नेपियर ने अपनी डायरी में खुद लिखा था। क्या लिखा था? उसने लिखा, हमें सिंध पर कब्जा करने का कोई हक नहीं है, फिर भी हम ऐसा करेंगे और ये एक बहुत ही फायदेमंद, उपयोगी और मानवीय धूर्तता होगी। तो हमने देखा कि कैसे महज 100 सालों में 1757 से 1857 तक एक व्यापारिक कंपनी ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। सैन्य ताकत, चालाक कूटनीति, आर्थिक शोषण और भारतीय शासकों की आपसी फूट का फायदा उठाकर। ये सिर्फ लड़ाइयों की कहानी नहीं है, बल्कि फरमान, दस्तकों, संधियों और नीतियों की भी कहानी है। बिल्कुल। प्लासी की लड़ाई से लेकर डलहौजी की विलय नीति तक हर कदम बहुत सोच समझकर उठाया गया था। सहायक संधि जैसी व्यवस्थाओं ने तो भारतीय राज्यों को अंदर से खोखला कर दिया था, जिससे उनका विलय और भी आसान हो गया। हाँ, बिल्कुल। सोर्स में एक जगह लिखा है कि 1818 तक भारतीय राज्य स्थायी परिवीक्षा पर थे, यानी उन्हें लगातार परखा जा रहा था। तो ये सोचने वाली बात है कि जब कोई बाहरी शक्ति
सुरक्षा और संधि के नाम पर किसी देश की विदेश और रक्षा नीतियों पर नियंत्रण कर लेती है, तो क्या उस देश की